हेलो एवरीवन, मैं सौरभ दिल्लीवाल आप सबका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां हम लोग भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। ठीक है, और भारत के इतिहास में हम पढ़ रहे हैं कि अभी आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। आधुनिक भारत का इतिहास जिसमें हम देख रहे हैं कि कैसे यूरोपीय अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा किया। ठीक है, कैसे अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा किया, और इसी यही कब्जा पढ़ने के दौरान अपन पहले क्या पढ़े हैं हम, कैसे अंग्रेजों ने यूरोपीय कंपनी को पराजित किया, यूरोपीय कंपनियों को या यूरोपीय देशों को कैसे उन्होंने पराजित करके भारत से भगाया है, और भगाने के पश्चात व्यापारिक एकाधिकार स्थापित किया है। इस बारे में अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब जो भारत के स्थानीय मजबूत राज्य हैं उन्हें हराकर कैसे उनके क्षेत्रों पर कब्जा करेंगे, इस बारे में अपन पढ़ रहे हैं। और इसी कड़ी में हमने इससे पहली वाली क्लास में पढ़ा क्या, मराठों के बारे में, कैसे मराठों को पराजित करके अंग्रेजों ने उनके भूभाग पर अधिकार किया है। इस बारे में पिछले क्लास में अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं अगले राज्य मैसूर के बारे में। अगले राज्य मैसूर के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हम लोग पढ़ें क्या, विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य हम पढ़ चुके हैं। हमने पढ़ा है क्या, तालीकोटा के युद्ध में। तालीकोटा के युद्ध के पश्चात विजयनगर साम्राज्य का लगभग अंत हो गया था। उसके बाद एक अंतिम वंश, कौन सा वंश था, आर्विड वंश था, उसकी स्थापना हुई थी। लेकिन यह साम्राज्य, जो अंतिम वंश आर्विड वंश, वो भी कुछ समय पश्चात समाप्त हो गया था। कुछ समय पश्चात आर्विड वंश भी खत्म हो गया था, और विजयनगर तो इस युद्ध के पश्चात, तालीकोटा के युद्ध के पश्चात ही तबाह हो गया था। ठीक है, और बाद में यह विजयनगर साम्राज्य बहमनी साम्राज्य की भांति ही अलग अलग पार्ट में बढ़ गया था। तब वहां पर बताया हूं, जब विजयनगर टूटा है तब एक पार्ट कौन सा बना था, मैसूर बना। कौन बना है, मैसूर। जब विजयनगर टूटा है तब उससे एक हिस्सा क्या बना है, मैसूर बना है। मतलब क्या है, मैसूर प्राचीन विजयनगर का ही पार्ट था। मैसूर प्राचीन विजयनगर साम्राज्य का ही पार्ट था। देखते हैं उसके बारे में। कुछ दिनों पश्चात 1612 ईस्वी में वेंकट द्वितीय नाम के व्यक्ति ने मैसूर में वाडियार वंश की स्थापना की है। पढ़ रहे क्या, 1612 में वेंकट द्वितीय नाम के व्यक्ति ने मैसूर में वाडियार वंश की स्थापना कर दी है। और कुछ दिनों तक यह वंश ऐसे ही, मैसूर में यह वंश ऐसे ही चलता रहेगा, अब आते हैं थोड़ा लीप लेके 18वीं सदी में। कहते हैं 18वीं सदी में आते हैं, जब इस वाडियार वंश के राजा चिक्का कृष्णराज जी शासक बने हैं। ठीक है, स्थापना किसने की थी, 1612 में वेंकट द्वितीय ने वाडियार वंश की स्थापना की थी। कब की थी, 1612 यानी कि 17वीं सदी के आरंभ में इन्होंने वाडियार वंश की स्थापना की। अब आ गया कहां पर, 18वीं सेंचुरी में आ गया, 18वीं सदी में आ गया, जब मैसूर के राजा कौन है, चिक्का कृष्णराज जी। कौन है, चिक्का कृष्णराज जी अभी क्या है, मैसूर के राजा हैं। ध्यान देना, एक निर्बल व्यक्ति है जिनके पास शासन करने की क्षमता नहीं है, और इसी कमजोरी का फायदा उठाकर इनके ही मंत्री, चिक्का कृष्णराज के मंत्री नंदराज जी ने सारी शक्तियां अपने हाथ में ले ली है। ठीक है, क्योंकि ये कैसे हैं, निर्बल हैं, जिनके पास थोड़ा नॉलेज नहीं है कि कैसे शासन चलाया जाए, और इसी कमजोरी का फायदा उठाकर उनके ही मंत्री नंदराज जी ने शासन की समस्त शक्तियों पर या समस्त गतिविधियों पर अपना कंट्रोल ले लिया, नंदराज जी ने ले लिया है। ठीक है, अब देखते हैं जो हैदर अली जी है, हैदर अली पिक्चर में आए कैसे। ठीक है, जब इनका शासनकाल चल रहा है, जब चिक्का कृष्णराज जी का शासनकाल चल रहा है, तब एक व्यक्ति है, नाम में क्या है, फतेह मोहम्मद। नाम क्या है, फतेह मोहम्मद। ये हैदर अली के पिताजी हैं। कौन है ये, हैदर अली जी के पिताजी हैं। नाम क्या है, फतेह मोहम्मद। ये एक साधारण से सैनिक है, यह चिक्का कृष्णराज की आर्मी में एक साधारण से सैनिक है। ठीक है, जब बाद में इनका इस फतेह मोहम्मद का एक पुत्र, नाम क्या है, हैदर अली। नाम क्या है, हैदर अली। ध्यान देना, हैदर अली और टीपू सुल्तान दो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने मैसूर राज्य का अस्तित्व लड़ाई, यानी मैसूर राज्य के अस्तित्व की लड़ाई हैदर अली और उनके पुत्र टीपू सुल्तान ने लड़ी है। ठीक है, मतलब अंग्रेजों से संघर्ष उन लोगों ने किया है। ठीक है, हैदर अली और उनके पुत्र टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों से संघर्ष किया है अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए। इसीलिए इन दोनों के बारे में ही पढ़ना, जब पढ़े क्या, आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली और उनके पुत्र टीपू सुल्तान ही लड़ेंगे, इसीलिए उनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं क्या कि हैदर अली के पास सत्ता आई कैसे। ठीक है, बता रहा हूं क्या, मैसूर राज्य का इतिहास बता रहा हूं, बता रहा हूं कि
कैसे? हैदर अली के पास सत्ता ही। अभी क्या है, जो फतेह मोहम्मद है मात्र एक साधारण से सैनिक है चिक्का कृष्ण राज्य के शासनकाल में। बाद में इनका एक पुत्र होगा, बाद में इनका एक पुत्र होगा, नाम क्या है? हैदर अली। वह भी एक सैनिक के रूप में, वह भी एक सैनिक के रूप में चिक्का कृष्ण राज्य की आर्मी में शामिल हुआ है। चिक्का कृष्ण राज्य की आर्मी में शामिल हुआ है कौन? हैदर अली, जो कि फतेह मोहम्मद क्या है? पुत्र है। ठीक है, लेकिन कुछ दिनों बाद देखा गया क्या कि उसमें असाधारण क्षमता है हैदर अली में लीड करने की। ठीक है, सेना को लीड करने की एक असाधारण क्षमता है। तब उसे एक डिंडीगुल नामक स्थान का, ठीक है, इनके साम्राज्य में एक जगह है, नाम क्या है? डिंडीगुल, और वहां का इनको फौजदार नियुक्त किया गया है। ठीक है, हैदर अली के पोटेंशियल को देखकर उन्हें डिंडीगुल का फौजदार बना दिया गया। ठीक है, डिंडीगुल का फौजदार बना दिया गया। जब वहां के फौजदार बने हैं, जब हैदर अली जी डिंडीगुल के फौजदार बने हैं, तब उन्होंने फ्रांसीसियो से कांटेक्ट किया है। किससे कांटेक्ट किया है? फ्रांसीसियो से कांटेक्ट किया है। अब ध्यान देना, जो अंग्रेज हैं और फ्रांस कैसे आपस में दुश्मन है, अंग्रेज और फ्रांस आपस में दुश्मन है। और भाई साहब हैदर अली जी ने हेल्प ली, किसकी? फ्रांस की हेल्प ली है। फ्रांस की हेल्प ली है मतलब क्या है? बट ऑब्वियस है क्या, अब अंग्रेज हैदर अली को दुश्मन के रूप में देख रहे हैं। दुश्मन के रूप में देख रहे हैं कौन? अंग्रेज, क्योंकि उसने फ्रांस की मदद ले ली है। और फ्रांस की मदद से ही हैदर अली ने डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की है। क्या मैं बोल रहा हूं मैं? हैदर अली क्या बना? डिंडीगुल का फौजदार बना था, और फौजदार बनने के पश्चात उसने फ्रांस की हेल्प ली है, और फ्रांस की हेल्प से ही इस डिंडीगुल में उसने एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की है, जहां पर क्या है? आधुनिक हथियार रखे गए हैं। किसकी मदद से? फ्रांस की मदद से। जब यह बात अंग्रेजों को पता चली तो वह इस बात से खुश नहीं है। मतलब क्या है? अब हैदर अली उनकी आंख में कांटा बन चुका है। इसी बीच क्या हो रहा है? 1759 में एक युद्ध हो रहा है। किनके मध्य? मराठा और मैसूर राज्य के मध्य क्या हो रहा है? युद्ध हो रहा है। ध्यान देना, इससे पहले भी मराठा और मैसूर राज्य का युद्ध हुआ। इससे पहले भी मराठा और मैसूर का युद्ध हुआ था, जिसमें मराठा जीत गए थे, और जीतने के पश्चात उन्होंने मैसूर पर कब्जा कर लिया था। लेकिन बाद में हैदर अली ने फिर से अपने जो क्षेत्र पर मराठा कब्जा किया उसको वापस पाने के लिए फिर से एक युद्ध लड़ा है। बात कब की है? 1759 की बात है, जब हैदर अली की सेना ने मराठा राज्य पर आक्रमण किया है। जो क्षेत्र मैसूर से पहले छीना गया था, उस क्षेत्र को वापस पाने के लिए ही जब युद्ध हुआ, उसमें जीत कौन गया है? मैसूर जीत गया है। और क्योंकि इस बार आर्मी को लीड कौन कर थे? हैदर अली लीड करते हैं। और उनकी इस बहादुरी को देखकर, हैदर अली की इस बहादुरी को देखकर उन्हें अब मैसूर राज्य का मुख्य सेनापति बनाया गया है। हैदर अली को मैसूर राज्य का मुख्य सेनापति बना दिया गया है। ध्यान देना, अभी शासक कौन है? चिक्का कृष्णराज जी। लेकिन शासन की समस्त शक्ति किनके हाथ में है? इनके मंत्री नंदराज जी के हाथ में शासन की समस्त शक्ति है। अब हैदर अली क्या हो गया है? तो दिमाग वाला है। ठीक है, उनके दिमाग में क्या बात है कि अगर वो नंदराज की हत्या कर दे, अगर वो इस नंदराज की हत्या कर दे, ठीक है, शासक कौन बना रहेंगे? शासक चिक्का कृष्णराज ही बने रहेंगे। शासक कौन बना रहेगा? चिक्का कृष्णराज जी ही शासक बने रहेंगे। लेकिन शासन की समस्त वास्तविक शक्तियां इनके हाथ में जाएगी। अगर हैदर अली नंद राज्य की हत्या करते हैं तो शासन की समस्त वास्तविक शक्तियां हैदर अली के हाथ में आ जाएगी। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हैदर अली ने इस नंद राज्य की हत्या कर दी है। इसलिए थ्योरेटिकली शासक कौन है? चिक्का कृष्णराज जी शासक हैं थ्योरेटिकली, लेकिन शासन की समस्त शक्तियां अब हैदर अली के हाथ में आ गई है, क्योंकि उन्होंने नंद राज्य की हत्या कर दी है और वास्तविक शक्तियां अब उनके हाथ में है। कुछ दिनों पश्चात 1760 में क्या हो गई है? चिक्का कृष्णराज जी की मृत्यु हो गई है। उसके बाद चाहे आप प्रत्यक्ष बोलिए या अप्रत्यक्ष बोलिए, पूरा मैसूर अब हैदर अली जी के कंट्रोल में आ गया। हैदर अली के कंट्रोल में अब पूरा मैसूर राज्य आ गया। कुछ देर पहले बताऊं क्या, इन्होंने डिंडीगुल में क्या बनाया है? एक आर्मेरी की स्थापना की है, आधुनिक शस्त्रागार बनाया है फ्रांस की मदद से। इसीलिए इनको
पसंद नहीं करते कौन? अंग्रेज। अंग्रेज इनको पसंद नहीं करते हैं और बाद में कुछ ऐसे कॉन्सिक्वेंस बनेंगे कि ये हैदर अली और अंग्रेजों के मध्य बार बार युद्ध होगा, बार बार युद्ध होगा। ध्यान देना, एक साधारण सैनिक है, एक साधारण सैनिक है, बाद में क्या बने? फौजदार, फिर बने सेनापति और बाद में क्या बन गया है? शासक बन गया, शासक बन गया। साथ में एक मैसूर राज्य, मैसूर राज्य का वैभव देखिए, ठीक है। पहले तो अंत हो गया था, विजयनगर जब अंत हुआ तब मैसूर राज्य एक नया नवेला राज्य बना है, नया नवेला राज्य बना है। बाद में धीरे धीरे उसने अपनी पावर को इंक्रीज किया, पावर को इंक्रीज किया और एक दिन वो मराठों को हराने में कामयाब हो गया है। एक दिन मैसूर राज्य छोटा सा है, उसने मराठों को पराजित कर दिया है, वो भी बहुत ही कम समय में। और इतना प्रोग्रेस देख के, मैसूर राज्य का इतना प्रोग्रेस देख के हैरान है कौन? अंग्रेज हैरान है, मराठा हैरान है, साथ ही साथ इनके पड़ोसी ये कौन? हैदराबाद के निजाम, वो भी परेशान है। सब परेशान है कि कैसे इतने कम समय में एक छोटा सा राज्य मैसूर राज्य इतनी प्रोग्रेस या इतनी प्रगति कर सकता है। मतलब क्या है? इन सब के मन में ईर्ष्या की भावना है इस मैसूर राज्य के प्रति। और यही कारण बनेगा क्या? आंग्ल मैसूर युद्ध में देखेंगे कैसे इस बात का इफेक्ट आंग्ल मैसूर युद्ध में पड़ेगा। इसके बारे में देखते हैं। डालना हेडिंग प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, डालना हेडिंग प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। इस समय अब हैदर अली क्या बन चुका है? मैसूर का शासक बन चुका है। हैदर अली मैसूर का शासक बन चुका है। देखते हैं अपन प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में। ठीक है, अंग्रेज तथा मैसूर राज्य के मध्य 4 युद्ध हुए। कितने युद्ध हुए? 4 युद्ध हुए। इससे पहले अंग्रेजों ने मराठों से कितने युद्ध लड़े थे? 3 युद्धों के द्वारा मराठों की शक्ति का पतन हुआ था। वैसे ही मैसूर राज्य का पतन 4 युद्धों के द्वारा अंग्रेज करेंगे। देखते हैं इन युद्धों के बारे में। कितने युद्ध लड़ा? 4 युद्ध हैं। डालना हेडिंग प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, डालना हेडिंग प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से लेकर 69 तक, 1767 से लेकर 69 तक प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध चला है। आंग्ल मैसूर मतलब क्या है? अंग्रेज और मैसूर राज्य के मध्य, अंग्रेज और मैसूर राज्य के मध्य हुआ युद्ध। अगर क्वेश्चन पूछता है किसी भी युद्ध के बारे में, मेंस में अगर क्वेश्चन पूछ रहा है किसी भी युद्ध के बारे में, तो आप लोग यही लाइन लिखो पहले। ठीक है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध अंग्रेज एवं मैसूर राज्य के मध्य कब से कब तक? 1767 से 69 के मध्य लड़ा गया। यही आपका पॉइंट है, यही आपका पहला पॉइंट होगा। मैं बता रहा हूं हर युद्ध के लिए। ठीक है, इससे पहले जितने पढ़े हैं और इसके बाद जितने पढ़ने वाले हैं, सब युद्ध में जो आंसर लिखेंगे उसका पैटर्न यही होगा, यही पढ़ना होगा। ठीक है, स्टार्ट कैसे करेंगे? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध अंग्रेजों एवं मैसूर राज्य के मध्य, अंग्रेज एवं मैसूर राज्य के मध्य 1767 से 69 के मध्य लड़ा गया था। ठीक है, लड़ा गया था। यहां पे एक लाइन खत्म हुआ। उसके बाद इस युद्ध का कारण लिखना है कि इस युद्ध का कारण क्या था। सेकंड लाइन से स्टार्ट करेंगे। क्या इस युद्ध का कारण क्या था? देखते हैं कारण क्या है। मद्रास की अंग्रेजी सरकार। ठीक है, मद्रास में क्या है? अभी अंग्रेजों की सरकार है। हमने पढ़ा है क्या भारत में उनकी प्रेसिडेंसी के बारे में पढ़ा। ठीक है, पहला प्रेसिडेंसी क्या था? सूरत। सूरत को पहली प्रेसिडेंसी होने का गौरव प्राप्त है। अंग्रेजों की पहली प्रेसिडेंसी भारत में कौन सी थी? सूरत थी। सूरत को अंग्रेजों की पहली प्रेसिडेंसी होने का गौरव मिला था। उसके बाद हमने देखा है मद्रास को, फिर देखा बंबई को और कलकत्ता को। ये 3 प्रेसिडेंसी है जो अंत तक बरकरार रहेगी। मतलब क्या है? मद्रास में अभी अंग्रेजों की सरकार है, मद्रास में अभी अंग्रेजों की सरकार है और उनकी एक बाउंड्री है, उस राज्य की एक बाउंड्री है। ध्यान देना, जो मैसूर है ना, मैसूर वर्तमान कर्नाटक है, मैसूर वर्तमान कर्नाटक है, जबकि उस समय का कर्नाटक कुछ अलग है। उस समय कर्नाटक का मतलब क्या है? जो ये वर्त था भारत का, उस पे। ठीक है, ये वर्त को हम लोग क्या बोलते हैं उस समय? इस राज्य को क्या बोलते हैं अपन? कर्नाटक बोलते हैं उस समय में। जबकि अभी जो कर्नाटक है वो क्या है? उस समय मैसूर है। अभी जो वर्तमान कर्नाटक है उस समय मैसूर के नाम से जाना जा रहा था। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये कारण था क्या? इन दोनों के मध्य अंग्रेजों की मद्रास में अंग्रेजों की सरकार और इस मैसूर राज्य के मध्य क्या है? सीमा विवाद है। क्या है? सीमा विवाद है। मतलब कौन सा एरिया, जो बाउंड्री का एरिया है ना, वो किसके राज्य में आता है, इस बात को लेकर इन 2 सरकारों के मध्य क्या है? सीमा विवाद है। साथ ही हम लोगों ने देखा है क्या, बहुत ही कम समय में मैसूर राज्य एक अलग ही ऊंचाई को
ऊंचाई को छू चुका, प्राप्त कर चुका है, बुलंदियों की ऊंचाई छू चुका है। और इस बात से जलते हैं कौन? अंग्रेज, मराठा और निजाम, तीनों जलते हैं। और इसी बात का फायदा उठाकर अंग्रेजों ने एक गुट का निर्माण किया है। ठीक है, उन्हें पता है क्या, मराठा और निजाम भी ईर्ष्या रखते हैं किससे? इस मैसूर राज्य से। और इसी बात का फायदा उठाकर अंग्रेजों ने मराठा और निजाम को लेकर एक संयुक्त गुट का निर्माण किया है, जिसमें अंग्रेज हैं, मराठा और निजाम है, और सेना भेजी है मैसूर पर आक्रमण के लिए। ठीक है, कौन लीड कर रहा है उसको? जोसेफ स्मिथ नाम के सेनापति जो अंग्रेज हैं, वो इस त्रिगुट को लीड कर रहे हैं। ठीक है, जब इस बात का पता मैसूर राज्य के शासक हैदर अली जी को चलेगा, तब उन्होंने एक चाल चली है। ठीक है, चाल क्या है कि मराठा और निजाम को इस त्रिगुट से अलग कर देना। यह हैदर अली की चाल है। ठीक है, पहले अंग्रेज हैं, जोसेफ स्मिथ हैं, उन्होंने यही चाल फॉलो किया कि इन दोनों को अपनी ओर मिला लिया है और अब मैसूर पर आक्रमण कर रहे हैं। ठीक है, उनके नहले पर दहला किसने मारा है? मैसूर राज्य के शासक हैदर अली जी ने मारा है, और कूटनीतिपूर्वक इस मराठा और निजाम को अपनी ओर मिला लिया है हैदर अली जी ने। ठीक है, लेकिन अंग्रेज अब पीछे हट नहीं सकते और उन्होंने अपनी आर्मी भेज दी है मैसूर राज्य के अगेंस्ट में उन्होंने अपनी आर्मी भेज दी है। तब एक जगह का नाम क्या है? चंगामा नामक स्थान पर अभी अंग्रेज एवं मैसूर राज्य के मध्य युद्ध होगा। ध्यान देना, अभी जो है मराठा और निजाम मैसूर का साथ देंगे। ठीक है, इनिशियली दोनों किधर थे? इनके तरफ थे, अंग्रेज की तरफ थे, लेकिन इन्होंने कूटनीति पूर्वक इन दोनों को अपनी ओर मिला लिया और तीनों मिलकर अब अंग्रेजों का सामना करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य से चंगामा नामक स्थान पर यह त्रिगुट की सेना हार गई है। जब हारते देख रहे हैं तब निजाम का ईमान डोल गया है। ठीक है, ये थोड़े घबरा गए हैं, जो निजाम है, हैदराबाद निजाम है, ये थोड़े घबरा गए हैं और इन्होंने फिर से अंग्रेजों को दामन थाम लिया। ठीक है, पहले किधर थे? इन्हीं के साइड थे, लेकिन बाद में मैसूर राज्य की ओर हो गए, हैदर अली की ओर हो गए। लेकिन जब चंगामा नामक स्थान पर उन्होंने हैदर अली की हार देखी, तब पुनः अंग्रेजों की ओर शामिल हो गए। लेकिन अभी हैदर अली जी का मोराल डाउन नहीं है। ठीक है, उनका मोराल अभी भी डाउन नहीं हुआ है, वो बहुत ही बहादुरी पूर्वक लड़ेंगे। चंगामा में हारने के बावजूद अपनी सेना को फिर से पुनर्जीवित करेंगे और पूरे जोश के साथ अंग्रेजों का मुकाबला करेंगे। ठीक इसी प्रकार से जब लड़ रहे हैं तब उन्होंने मंगलौर में सफलता अर्जित की है। कर्नाटक राज्य में एक जगह है, नाम क्या है? मंगलौर। और इस मंगलौर को जीत लिया किसने? हैदर अली जी ने। अब मंगलौर पर कब्जा कर लिया है। साथ ही साथ अपनी सेना को लेकर किधर बढ़ रहे हैं? मद्रास की ओर बढ़ रहे हैं। मद्रास अभी आर्थिक दृष्टि से अंग्रेजों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनकी टेरिटरी भी क्या है? मद्रास है। और अब मद्रास पर आक्रमण कर दिया। अब हैदर अली जी ने मद्रास पर आक्रमण कर दिया है। अब अंग्रेज घबरा गए क्योंकि उनकी एक जगह, उनका एक स्थान है, मद्रास एक प्रेसिडेंसी है, और वहां पर अब हैदर अली आक्रमण करने वाला है। मतलब अगर वहां आक्रमण हुआ, भले अंग्रेज जीत जाए, लेकिन आर्थिक रूप से उन्हें बहुत नुकसान झेलना पड़ेगा। मतलब क्या है? अंग्रेज अभी बैकफुट है, डर गए हैं, बैकफुट पर है अंग्रेज और अभी डर चुके हैं। और इसी कारण उन्होंने एक प्रस्ताव भेजा है हैदर अली के समक्ष, एक प्रस्ताव भेजा है क्या? कि क्यों ना अभी संधि कर ले। ठीक है, बहुत हो गया मारकाट, क्यों ना अभी संधि करते हैं। और संधि की बात पर एग्री हो गए हैं कौन? हैदर अली जी एग्री हो गए हैं। और अंतिम रूप से मद्रास की संधि के द्वारा प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ है। ठीक है, इस मद्रास की संधि के द्वारा प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त होता है। क्लियर है? अब देखना, जो अपन क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन का आंसर लिखना कैसे है। ठीक है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में क्वेश्चन आया, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में लिखिए। ठीक है, मैं पहला पॉइंट ये बताऊं क्या लिखना कैसे है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध अंग्रेजों एवं मैसूर राज्य के मध्य कब से कब तक है? 1767 से 69 के मध्य लड़ा गया था। जिसका कारण क्या था? मद्रास की अंग्रेजी सरकार एवं मैसूर राज्य के मध्य सीमा विवाद था। जिसका कारण मद्रास की अंग्रेजी सरकार व मैसूर राज्य के मध्य सीमा विवाद था। ठीक है, ये लाइन आपको खत्म करना है। पहला पॉइंट में किनके मध्य लड़ा गया है और इस युद्ध का कारण क्या था। ठीक है, उसके बाद कोशिश करना घटना जो हुई है उसको 3 लाइन में खत्म करना है। ठीक है,
अगर 8 मार्क्स का क्वेश्चन है तब बता रहा हूं मैं, ठीक है। 3 से 4 लाइन में खत्म करना है कि घटना क्या हुई थी, फिर बताएंगे अपन मार्क्स को देखिए, जो घटना है ना उसको मार्क्स के हिसाब से एडजस्ट करना है। अगर 4 मार्क्स में तो घटना को कम लिखेंगे, अगर 8 मार्क्स में आया है तो इसी घटना को बढ़ा देना है, ठीक है। इस घटना में ही खेल है, इस घटना में ही खेल खेलना है आपको कि अगर 4 मार्क्स से पूछा तो घटना कितना बताया, अगर 2 मार्क्स से पूछा कितना बताया, और अगर 8 मार्क्स से पूछा है तो इसी घटना को कम या फिर ज्यादा करना है, ठीक है। अगर 2 मार्क्स से पूछ दिया तो लिखेंगे क्या कि हैदर अली जी ने त्रिगुट को भंग करते हुए अंग्रेजों के राज्य पर मैंगलोर एवं मद्रास तक कब्जा कर लिया था, जिसके परिणाम स्वरूप अंत में मद्रास की संधि हुई और यह युद्ध समाप्त हुआ, ठीक है। अगर 2 मार्क्स से पूछ दिया, 4 मार्क्स से पूछ दिया, आपके पास जगह नहीं घटना के लिए तो आप ऐसे ही कंप्रेस करोगे। लेकिन अगर 8 मार्क्स से पूछा तो बताना डिटेल में कि अंग्रेज जो है जलते थे किससे, मैसूर राज्य से। इसी कानून ने त्रिगुट का प्लान बनाया है, जिसमें मराठा भी शामिल है, निजाम भी शामिल है, और तीनों मिलकर अब मैसूर के अगेंस्ट लड़ाई कर रहे हैं। जब लड़ाई कर रहे हैं तब हैदर अली जी ने कूटनीति का सहारा लिया है और मराठा और निजाम को अपनी ओर मिला लिया। फिर उसके बाद जो भी घटना हुई है उसको एक्सप्लेन कर देना है, मतलब मार्क्स के अकॉर्डिंग इस घटना को ही एडजस्ट करना है, ठीक है। मार्क्स के अकॉर्डिंग इस घटना को ही एडजस्ट करना है। और अंत में यह युद्ध समाप्त कैसे हुआ है, मद्रास की संधि के द्वारा। ये आपको लिखना मैंडेटरी है, जरूरी है कि यह युद्ध समाप्त कैसे हुआ है। और अंत में अगर लाइन बच गया, अगर क्वेश्चन 8 मार्क्स का, ठीक है, 4 मार्क्स की बात नहीं करो ना ही 2 मार्क्स की बात करूं, अगर 8 मार्क्स में क्वेश्चन आया तब अंत में 2 लाइन में आपको लिखना है कि इस युद्ध के दुर्गामी परिणाम क्या हुए, अपने शब्दों में लिखना है। अपने शब्दों में लिखना है क्या कि इस युद्ध के दुर्गामी परिणाम क्या हुए हैं। 2 मार्क्स में अगर लाइन बचा हुआ है तो कोशिश करना ये पॉइंट लिखना है लास्ट में, ठीक है। इस युद्ध के परिणाम क्या हुए, इसको अपने शब्दों में 8 मार्क्स के क्वेश्चन में आखिरी के 2 लाइन में लिखना है। क्लियर है। अब देखते हैं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में। देखते हैं अपन द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में। ध्यान देना, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध इस मद्रास की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था, ठीक है। अब इस संधि में बोला गया कि आज से दोनों एक दूसरे के राज्य पर कब्जा नहीं करेंगे और कभी भी अगर युद्ध होता है तो दोनों एक दूसरे की हेल्प करेंगे। ऐसा इस मद्रास की संधि में कहा गया है, लेकिन अंग्रेज इस संधि को फॉलो नहीं कर रहे हैं, और बार बार मैसूर की सीमा पर वो आक्रमण कर रहे हैं, लूटपाट कर रहे हैं, ठीक है। जो अंग्रेज हैं इस मैसूर की सीमा पर बार बार लूटपाट कर रहे हैं, मतलब क्या है, वो मद्रास की संधि का उल्लंघन कर रहे हैं। और यह बात जो हैदर अली जी हैं उनको पसंद नहीं आ रही, यह बात हैदर अली जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है क्या कि ये मद्रास की संधि का उल्लंघन कर रहे हैं, ठीक है। उनके पास क्या था, एडवांटेज था, अगर वो चाहते तो मद्रास भी जीत सकते थे, लेकिन उन्होंने मद्रास की संधि स्वीकार की है शांति स्थापित करने के लिए, और बाद में अंग्रेज ही इस मद्रास की संधि का उल्लंघन कर रहे हैं। अब उनके मन में क्या है, हैदर अली के मन में अंग्रेजों के प्रति द्वेष उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। और उस द्वेष रूपी बारूद रूपी द्वेष को सॉरी, ठीक है, उस बारूद रूपी द्वेष को चिंगारी कौन देगी, एक घटना देगी। चिंगारी घटना एक, ठीक है, घटना है जो इस बारूद रूपी द्वेष को चिंगारी देगी। घटना क्या है, अंग्रेज है, उन्होंने फ्रांसीसी बंदरगाह माहे पर कब्जा किया। अंग्रेजों ने फ्रांसीसी बंदरगाह माहे पर कब्जा किया है, जो उस समय हैदर अली जी के राज्य में आता है, ठीक है। नाम क्या है, माहे। अपन पढ़े कहीं पर, हम लोग पढ़े हैं पांडिचेरी विधानसभा, ठीक है, उसमें मैं माहे बताऊं मैं, ठीक है। जब फ्रांस के स्थल देखे हैं, फ्रांस के मतलब किन किन राज्यों पर, किन किन क्षेत्रों पर उन्होंने कब्जा किया है, कहां पर अपनी कंपनी बनाई है, वहां पर अपन माहे देखे हैं, ठीक है। पुडुचेरी, माहे, यह नाम कराइकल पढ़े ना कि इन चारों जगहों को मिलाकर क्या बनती है, पांडिचेरी विधानसभा बनती है, पढ़े अपन, ठीक है। और उसी माहे पर अभी अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया है, ठीक है, जो उस समय हैदर अली जी के राज्य में आता है। बताओ, फ्रांस जो है हैदर अली जी के मित्र हैं, और इनकी मदद से ही हैदर अली ने डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी। ये पहला पॉइंट है, मतलब क्या है, फ्रांसीसी बंदरगाह पर कब्जा किया, मतलब उनके दोस्त पर अटैक किया। पहला पॉइंट क्या है, यह है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, जो माहे हैं खुद हैदर अली के राज्य की सीमा है, हैदर अली के राज्य की सीमा क्या है, माहे हैं, मतलब खुलेआम बगावत कर रहे हैं। अंग्रेज अब खुलेआम बगावत कर रहे हैं, और यह बात हैदर अली जी को पसंद नहीं आई है, ठीक है।
उन्होंने बोला क्या, ठीक है आपने मेरे दोस्त पर आक्रमण किया, आपने मेरे दोस्त फ्रांस पर आक्रमण किया, उनके बंदरगाह पर आक्रमण किया है, मैं आपके दोस्त पर आक्रमण करूंगा। ठीक है, अंग्रेजों का दोस्त कौन है, कर्नाटक राज्य। कर्नाटक राज्य अंग्रेजों का दोस्त है। हमने देखा ना इससे पहले, जो कर्नाटक राज्य है उन्होंने अंग्रेजों की हेल्प की थी, और उसी कर्नाटक राज्य पर अब हैदर अली जी ने आक्रमण कर दिया है। कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया जिसने, हैदर अली जी ने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया है। अब जो कर्नाटक के नवाब है, कर्नाटक के नवाब है, उन्होंने हेल्प मांगी है, अंग्रेजों से हेल्प मांगी है कि हैदर अली ने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया, आप हमारी हेल्प कीजिए। तब तत्कालीन गवर्नर जनरल ने हेल्प के रूप में दो ओर से सेना भेजी कि दो तरफ से हैदर अली को घेर के मार देना चाहिए। कौन कौन है, हेक्टर मुर्रो आए एक तरफ से कौन है, कर्नल बेली आए। कौन है, हेक्टर मुर्रो और कर्नल बेली अलग अलग डायरेक्शन से हैदर अली की सेना को घेरने आए हैं। लेकिन तभी हैदर अली की जो आर्मी है, ठीक है, उन्होंने ये गुप्त सूचना पहले से ही पता लगा ली कि दो ओर से वो लड़ने आ रहे हैं, और तभी हैदर अली जी ने अपने पुत्र टीपू सुल्तान को भेजा है क्या, कि इन दोनों आर्मी में से एक को आप रास्ते में ही रोक लो। ठीक है, हैदर अली जी ने अपने पुत्र टीपू सुल्तान को बोला गया कि आप इन दोनों में से एक आर्मी को रास्ते में ही रोक लो। तब टीपू सुल्तान ने हेक्टर मुनरो की सेना को, हेक्टर मुनरो की अगुवाई वाली सेना को रास्ते में ही रोक लिया है। जबकि कर्नल बेली अकेले कहां पहुंचे हैं, कर्नाटक पहुंचे हैं, जहां पर अभी हैदर अली की सेना ने डेरा डाला हुआ है। ठीक है, कौन पहुंचा है अकेले, कर्नल बेली पहुंचे हैं। इनको रास्ते में रोक लिया किसने, टीपू सुल्तान जी ने रोक लिया है। अब कर्नल बेली अकेले हैं, उनके पास आर्मी कम है, जबकि हैदर अली के पास एक बहुत बड़ी आर्मी है, और उनकी आर्मी का सामना कर्नल बेली नहीं कर पाएंगे, कर नहीं पाएंगे, और वो कर्नाटक में हार जाएंगे, कर्नल बेली कर्नाटक में हार जाएंगे। ठीक है, तब हेक्टर मुर्रो को कुछ देर बाद मैसेज मिलेगा कि कर्नल बेली हार गया है। इस बात का पता हेक्टर मुर्रो को कुछ देर बाद चलेगा, और जब यह बात उसे पता चली तब वह भाग गया, तब यह रणभूमि छोड़कर भाग गया। हेक्टर मुर्रो रणभूमि छोड़कर भाग गया। बताओ, अभी अंग्रेज बहुत ही शर्मनाक स्थिति में पहुंच चुके हैं। ठीक है, इनके दो सेनापति हैं, एक हार गए हैं और एक भाग के आ गए हैं। ठीक है, अब जो अंग्रेज गवर्नर है कौन है, वॉरेन हेस्टिंग्स जी, उनके लिए सम्मान की बात आ गई है कि इनके पास आधुनिक हथियार होते हुए भी ये दोनों भाग के आए हैं। अब तो हैदर अली को हराना पड़ेगा ही। तब उन्होंने अपने सबसे पसंदीदा सेनापति आयरकुट को भेजा है, जाइए अब मैसूर राज्य पर आक्रमण कीजिए, हैदर अली को पराजित कीजिए। ठीक है, देखते हैं अब आयरकुट जब आएगा तब क्या होगा, देखते हैं इसके बारे में। ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा ना कि हेक्टर मुर्रो और कर्नल बेली आक्रमण के लिए आए थे। हैदर अली पर आक्रमण के लिए हेक्टर मुर्रो और कर्नल बेली अलग अलग डायरेक्शन से आए थे, लेकिन टीपू सुल्तान ने रास्ता रोक लिया। किसका, हेक्टर मुर्रो का रास्ता रोक लिया था। और कर्नल बेली कहां गया है, कर्नाटक गया, जहां पर वह हैदर अली की सेना से हार गया। और हारने के पश्चात जब हेक्टर मुर्रो को इस बात का पता चला, तब हेक्टर मुर्रो ने क्या कर लिया, वहां से भाग लेना उचित समझा है। मतलब क्या है, अभी हैदर अली जीत चुका है, और अंग्रेजों के लिए एक सम्मान की बात आ गई है कि आधुनिक शस्त्र न होने के बावजूद अब जो मैसूर राज्य है उसने अंग्रेजों को हरा दिया है। और यह बात गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स को पसंद नहीं आई है, और इसीलिए उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद सेनापति आयरकुट को भेजा है मैसूर राज्य पर आक्रमण के लिए। कौन आया है, आयरकुट आया है मैसूर राज्य पर आक्रमण के लिए। अब मैसूर राज्य एवं आयरकुट के मध्य, यानी कि हैदर अली और आयरकुट के मध्य एक युद्ध होगा, जिस युद्ध को हम लोग बोलते हैं क्या, पोर्टा-नोवा का युद्ध। क्या बोलते हैं, पोर्टा-नोवा का युद्ध। कब हुआ है, 1781 में। कब हुआ है, 1781 में, हैदर अली एवं आयरकुट के मध्य यह युद्ध लड़ा गया है। कौन सा युद्ध, पोर्टा-नोवा का युद्ध। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध के समय, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था, वॉरेन हेस्टिंग्स था। कौन था, वॉरेन हेस्टिंग्स था गवर्नर जनरल। ये क्वेश्चन प्री में पूछ सकता है। ऐसे ही प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय या द्वितीय
युद्ध के समय और थर्ड युद्ध के समय कौन गवर्नर जनरल था, इस बारे में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आप लोग वहां पर लिख लेना, ठीक है, वहां पर लिखवाया हूं वैसे मैं नोट्स में, ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोग याद रखिए, ठीक है। जब द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हो रहा है उस समय वॉरेन हेस्टिंग्स क्या है, गवर्नर जनरल है, ठीक है, और इन्होंने आयरकुट को भेजा है। जब यह युद्ध हुआ उसमें हैदर अली पराजित हुए हैं, उसमें हैदर अली पराजित हो गए हैं और साथ ही उनको बहुत सारा शारीरिक घाव भी लगा, शारीरिक नुकसान जिसको हुआ है हैदर अली जी को हुआ है, शारीरिक के साथ साथ मानसिक नुकसान भी उनको पहुंचा है। युद्ध में हार गए हैं, इस बात को स्वीकार नहीं कर पाए, इस बात को स्वीकार नहीं कर पाए, साथ ही उनको चोट भी लगी है, उनको बहुत चोट भी लगी है और इस शारीरिक और मानसिक तनाव के बीच एक साल पश्चात ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। बाद में एक साल बाद 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाएगी। कब? 1782 में, ठीक है, इनकी क्या हुई है, मृत्यु हो गई है, ठीक है। अब इनके पश्चात इनका पुत्र टीपू सुल्तान क्या बना है, अगला नवाब बना है, अगला शासक बना है। कौन है? टीपू सुल्तान, जो हैदर अली का पुत्र है, वह अब शासक बनेगा। हमने देखा है क्या, मैसूर राज्य के दोस्त है कौन? फ्रांस वाले मैसूर राज्य के दोस्त हैं और फ्रांस की मदद से टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के विरुद्ध अभियान जारी रखा है, ठीक है। हालांकि उनके पिता की मृत्यु हो गई है, लेकिन फिर भी उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध अभियान जारी रखा है। कहते हैं क्या कि बाद में टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को पराजित कर दिया है। जीते कौन है? टीपू सुल्तान जीत गए हैं फ्रांस की मदद से एवं अंग्रेजों के अनेक क्षेत्रों पर अब टीपू सुल्तान का कब्जा है, ठीक है। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के अनेक क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। लेकिन अभी ठीक इसी समय क्या हो रहा है, यूरोप में एक संधि हो गई है अंग्रेज और फ्रांस के मध्य। ठीक इसी समय पर यूरोप में अंग्रेज एवं फ्रांस के मध्य संधि हो गई है और उस संधि के अनुसार अंग्रेज और फ्रांस मतलब ब्रिटेन और फ्रांस ने एक दूसरे के खिलाफ युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं करने का फैसला लिया है। और इस संधिकरण इस फ्रांस को टीपू सुल्तान का साथ छोड़ना पड़ा है, ठीक है। संधि क्या हुई है यूरोप में कि अंग्रेज और फ्रांस अब एक दूसरे के अगेंस्ट में लड़ाई नहीं लड़ेंगे और उस संधि के अनुसार ही फ्रांस को इस युद्ध में टीपू सुल्तान का साथ छोड़ना पड़ा है। मतलब क्या है, अब इनकी शक्ति कमजोर हो गई, टीपू सुल्तान की शक्ति कमजोर हो गई है। तब इन्होंने एक संधि कर ली, इन्होंने अंग्रेजों से एक संधि कर ली। कौन सी संधि? मंगलौर की संधि कर ली। किसने? टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों से संधि कर ली। संधि का नाम क्या है? मंगलौर की संधि। और इस मंगलौर की संधि के द्वारा क्या हुआ है? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ है। इस मंगलौर की संधि के द्वारा क्या हुआ है? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध खत्म होता है, ठीक है। डेट याद रखना। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से लेकर 84 तक हुआ है। कब से लेकर? 80 से लेकर 84 तक। खत्म कब हुआ है? 84 में। इस मंगलौर की संधि के द्वारा ही द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध खत्म होता है। लेकिन ध्यान देना, अंग्रेज अभी भी किससे चलते हैं? इस मैसूर राज्य से चलते हैं और उनकी इच्छा क्या कि कैसे भी करके इस मैसूर राज्य को अंग्रेजों का करद राज्य बनाया जाए, उसके क्षेत्रों पर कब्जा किया जाए। ऐसी सोच किसकी है? इन अंग्रेजों की ऐसी सोच है क्या कि इस मैसूर राज्य को कैसे भी करके अपना करद राज्य बनाया जाए, उनके क्षेत्रों पर कब्जा किया जाए। इसी कारण फिर से एक युद्ध होगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। क्या है? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। इस बीच इस संधि का पालन भी अंग्रेज नहीं कर रहे हैं। साथ ही टीपू के राज्य पर बार बार आक्रमण करते हैं, टीपू सुल्तान के राज्य पर बार बार आक्रमण करते हैं, ठीक। इस कारण टीपू सुल्तान का दिमाग क्या भी गरम है उनका दिमाग। इसी बीच फिर से एक घटना हुई। क्या? इसी समय डच जो है भारत छोड़कर जा रहा है। डच क्या है? भारत छोड़कर जा रहे हैं और उन्होंने अपना अंतिम दांव खेला। क्या? अपने दो द्वीप, ठीक है, अपने दो द्वीप बेच रहे हैं, एईकोटा और क्रेंगानूर। ये इनके दुर्ग हैं, डचों के दुर्ग हैं। कौन कौन से? एईकोटा और क्रेंगानूर नाम के दो डच दुर्ग हैं, दो किले हैं। नाम क्या है? एईकोटा और क्रेंगानूर। इन दुर्गों को बेचकर डच वापस जाना चाह रहे हैं, ठीक है। तब इनकी बोली लगने वाली है, ठीक है। अब इन दोनों किलों को या दुर्गों को टीपू सुल्तान खरीदना चाह रहा है। लेकिन क्या हुआ? अंग्रेजों ने एक चाल चली है और इस दो द्वीपों को, इन दो दुर्गों को कौन खरीद लिया है? त्रावणकोर। कौन खरीद लिया है? त्रावणकोर राज्य ने इन दोनों दुर्गों को खरीद लिया है। खरीदना कौन चाह रहा था? टीपू सुल्तान। लेकिन त्रावणकोर राज्य जो कि अंग्रेजों का मित्र है, उसने इन दोनों
दुर्गों को खरीद लिया। नाम क्या है? अई कोटा और क्रेंगानूर। पता है मेरे मुंह से द्वीप को नहीं कर रहा है ना, द्वीप नहीं है, क्या है वो? दुर्ग है। क्या है? दुर्ग है। नाम क्या है? अई कोटा और क्रेंगानूर। क्या है? दो डच दुर्ग हैं, ठीक है, जिनको बेचकर डच अब भारत छोड़कर जाना चाह रहे हैं, लेकिन अंग्रेजों के मित्र राज्य त्रावणकोर ने यह खरीद लिया है, जबकि टीपू इन दोनों दुर्गों को खरीदने के इच्छुक था। ठीक है, अब यह बात टीपू को पसंद नहीं, यह बात टीपू को पसंद नहीं है। परिणाम स्वरूप उसने इस त्रावणकोर राज्य पर आक्रमण कर दिया। टीपू ने इस त्रावणकोर राज्य पर आक्रमण कर दिया है। ठीक है, अब त्रावणकोर राज्य अंग्रेजों का मित्र है, इसी कारण अंग्रेजों को कॉल करेगा कि आइए भाई साहब आक्रमण कर देते हैं। टीपू सुल्तान ने आक्रमण कर दिया है, आपको हेल्प करनी पड़ेगी। ठीक है, इस समय गवर्नर कौन है? कॉर्नवालिस। कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस इस समय गवर्नर है और उसने कूटनीति का सहारा लिया। ठीक है, अकेले आक्रमण करने नहीं गया, उसने कूटनीति का सहारा लिया है और मराठा और निजाम को अपनी ओर मिला लिया है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने मराठा और निजाम को अपनी ओर मिला लिया है और तीनों ने मिलकर अब टीपू सुल्तान पर आक्रमण किया है। इन तीनों ने मिलकर अब टीपू सुल्तान पर आक्रमण कर दिया है। ठीक है, मतलब क्या है? ये बहुत मजबूत है, ये अभी बहुत मजबूत स्थिति में है और इनके कंपेरिजन में टीपू के पास बहुत कम सेना है, बहुत कम सेना टीपू सुल्तान के पास है। और लॉर्ड कॉर्नवालिस की योजना के अनुसार, लॉर्ड कॉर्नवालिस की योजना के अनुसार अब इनकी सेना ने टीपू की राजधानी श्रीरंगपट्टनम को चारों ओर से घेर लिया है। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम को चारों ओर से घेर लिया है अंग्रेजों की सेना ने। अब मजबूर होकर टीपू को एक संधि करनी पड़ी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? श्रीरंगपट्टनम की संधि कहते हैं। क्या बोलते हैं? श्रीरंगपट्टनम की संधि। युद्ध खत्म कब हुआ है? 92 में। मतलब क्या? संधि कब होगी? 1792 में ही होगी, क्योंकि संधि के द्वारा ही युद्ध खत्म होता है। मतलब क्या है? यह संधि कब होगी? 1792 में। कब हुई है? 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई है अंग्रेज और टीपू सुल्तान के मध्य। ध्यान देना, बहुत ही अपमानजनक संधि है, बहुत ही अपमानजनक संधि है, क्योंकि इस संधि के द्वारा टीपू को पूरा अपना आधा राज्य इनको देना पड़ा है। ठीक है, टीपू को पूरा अपना आधा राज्य कॉर्नवालिस, मराठा और निजाम को देना पड़ा, जिसे बाद में इन तीनों ने आपस में बांट लिया। ठीक है, बाद में अंग्रेज, मराठा और निजाम इनके आधे क्षेत्र को आपस में बांट लेंगे। साथ ही साथ टीपू सुल्तान पर 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा। इन पर 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। ठीक है, लेकिन उनके पास इतना धन है नहीं, टीपू सुल्तान जी के पास अभी इतना धन है नहीं। तब टीपू सुल्तान के 2 पुत्र हैं और इनके 2 पुत्रों को बंदी बना लिया किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक है, कि जब आप 3 करोड़ रुपए दोगे तभी आपके दोनों पुत्र को वापस किया जाएगा। इस तरीके से उन्होंने टीपू सुल्तान को घेरे में ले लिया है कि अब अगर अपने पुत्रों की सलामती चाहते हैं तो वो आक्रमण नहीं करेंगे। ऐसा सोचते हैं कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस। बोल रहे हैं क्या? अगर आप 3 करोड़ वापस नहीं करोगे तब तक आपके दोनों पुत्रों को बंदी बनाकर रखेंगे। ठीक है, गवर्नर कौन था अभी? लॉर्ड कॉर्नवालिस था। कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। सेकंड युद्ध में कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स था। अब देखते हैं चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में। डालिए हेडिंग, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। देखते हैं उसके बारे में। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध बात कब की है? 1799 की बात है। कब की है? 1799 की बात है। ध्यान देना, इस समय फिर से भारत का गवर्नर जनरल बदला है। अभी गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड वेलेस्ली। कौन है? लॉर्ड वेलेस्ली क्या है? भारत का गवर्नर जनरल है। ध्यान देना, हम लोग पढ़े हैं प्री में, मतलब इससे पहले पढ़ाया भी मैं। सहायक संधि का जनक कौन है? सहायक संधि का जनक कौन है? लॉर्ड डुप्ले। कौन है? लॉर्ड डुप्ले, जो एक फ्रांसीसी गवर्नर था, लेकिन इस सहायक संधि को वास्तविक मूर्त रूप देने का श्रेय इसको मिला है? लॉर्ड वेलेस्ली। इसको मिला है? लॉर्ड वेलेस्ली को सहायक संधि को मूर्त रूप देने का श्रेय मिला है, जो क्या है? एक अंग्रेज गवर्नर जनरल है। लॉर्ड वेलेस्ली क्या है? एक अंग्रेज गवर्नर जनरल है, जो इस समय चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर है। ठीक है, और उसने भारत के राज्यों को अंग्रेजों के अधीन लाने के लिए एक चाल चली। उस चाल का हम क्या बोलते हैं? सहायक संधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सहायक संधि बोलते हैं। ठीक है, और इसी सहायक
सहायक संधि का प्रस्ताव उन्होंने मैसूर राज्य के शासक टीपू सुल्तान के पास भेजा है कि आप सहायक संधि स्वीकार कर लो। ठीक है, कौन है? लॉर्ड वेलेस्ली है। उन्होंने टीपू सुल्तान के पास मैसेज भेजा गया कि आप अंग्रेजों की सहायक संधि स्वीकार कर लो। लेकिन जो टीपू सुल्तान है इसके डिसएडवांटेजेस या डीमेरिट्स अच्छी तरीके से जानते हैं। इसी कारण टीपू सुल्तान जी ने सहायक संधि स्वीकारने से मना कर दिया। टीपू सुल्तान जी ने सहायक संधि स्वीकारने से मना कर दिया। जब मना कर दिया है तब वेलेस्ली ने इन पर आक्रमण करने की योजना बनाई है। मतलब क्या है? टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के मध्य क्या होने वाला है? फिर से एक युद्ध होने वाला है। बात कब की है? 1799 की है। ध्यान देना, टीपू का आधा राज्य उनसे छिन चुका है, साथ ही साथ उन पर फाइनेंशियल दबाव भी है, साथ ही साथ उनके 2 पुत्र भी अंग्रेजों के कैद में हैं। मतलब क्या है? इनका हारना तय है। जब युद्ध होगा तब अंग्रेज जीत जाएंगे। जब अंग्रेज जीत जाएंगे, हार कौन गया है? टीपू सुल्तान जी हार गए हैं। जब हार गए हैं तब अब टीपू सुल्तान की हत्या कर दी गई, इनकी हत्या कर दी है। और बाद में वेलेस्ली के द्वारा एक बालक है, नाम क्या है? कृष्णराज। नाम क्या है? कृष्णराज नाम के 2 वर्षीय बालक को फिर से शासक बनाया गया। ठीक है, वेलेस्ली के द्वारा कृष्णराज नाम के एक 2 वर्षीय बालक को, जो वाडियार वंश का है, कौन सा वंश का है? वाडियार वंश का है, उसे फिर से शासक बनाया गया है और वाडियार वंश की पुनर्स्थापना की गई है। ठीक है, हमने पढ़ा है क्या? 1612 में चिक्का कृष्णराज नाम के व्यक्ति ने वाडियार वंश की स्थापना की थी और उसी वाडियार वंश का बालक है कौन? ये कृष्णराज है। और बाद में टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद लॉर्ड वेलेस्ली ने इस 2 वर्षीय बालक कृष्णराज को मैसूर का शासक घोषित किया है। साथ ही साथ बोला है क्या? कि आज से मैसूर राज्य अंग्रेजों की सहायक संधि को स्वीकार करता है। मैसूर राज्य जो है अंग्रेजों की सहायक संधि को स्वीकार करता है और इसी शर्त पर ही उन्होंने कृष्णराज नाम के बालक को क्या बनाया है? शासक बनाया है। मतलब क्या है? अप्रत्यक्ष रूप से अब मैसूर जो है अंग्रेजों के अधीन आ गया है और इस तरीके से मैसूर राज्य का पतन हो गया है। इस तरीके से 4 युद्धों के द्वारा मैसूर राज्य का पतन हो गया है। क्लियर है? मराठा अपन पढ़ चुके हैं, मैसूर पढ़ चुके हैं। अगले क्लास अपन देखेंगे बंगाल के बारे में। क्लियर है? थैंक यू क्लास।